हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कूलाम लॉ, कूलाम का नियम। पढ़ेंगे हम कूलाम का लॉ। स्थिर वैद्युतिक के नियम अनुसार कूलाम के दो नियम होते हैं, कूलाम का प्रथम नियम और दूसरा होता है कूलाम का द्वितीय नियम। तो सबसे पहले हम कूलाम का प्रथम नियम पढ़ेंगे। प्रथम नियम के अनुसार विद्युत के असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित यानी रिपल्स करती हैं। यानी कोई दो आवेश अगर असमान हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, अगर दोनों आवेश एक दूसरे के समान हैं तो एक दूसरे को विकर्षित करती हैं। यानी कोई आवेश है जिस पे एक पे प्लस चार्ज है, एक पर माइनस चार्ज है, तो दोनों क्या है, अलग अलग चार्ज है, एक पर प्लस है एक पर माइनस, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। अगर दोनों आवेश पर प्लस चार्ज है तो एक दूसरे को विकर्षित करती हैं। सेकेंड लॉ है हमारा कूलाम का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम के अनुसार दो आवेशित बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल, यानी जो कूलाम का हमारा द्वितीय नियम है वो क्या है, दो आवेशित बिंदु, यानी कोई दो आवेश है Q1 Q2, उन पे लगने वाला जो बल है वो किस पे डिपेंड करता है। तो पहला है आवेशों की सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दूसरा आवेशित बिंदुओं के मध्य की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट है उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी दो आवेशित बिंदु किस पर लगने वाला जो बल है किस पे डिपेंड करता है, देखेंगे। माना दो आवेशित बिंदु Q1 एवं Q2 एक दूसरे से परस्पर d की दूरी पर रखे हुए हैं तथा उनके मध्य का बल F है। देखेंगे कोई दो आवेश है Q1 और Q2, ये दो आवेश है, इन पे जो लगने वाला बल है यानी जो F है लगने वाला बल, इन दोनों आवेशों की बीच बल जो है इन दोनों आवेशों के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। ठीक है, ये दो आवेश है Q1 और Q2, तो इन दोनों आवेशों पर लगने वाला बल जो होगा इन दोनों के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 और Q2, ये दो आवेश है Q1 Q2, तो इन पे लगने वाला बल क्या है, इन दोनों आवेशों के समानुपाती होगा। और जो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d²। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में गुणा करने पर जो संबंध बनेगा वो होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/d²। यानी दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम ये साइन हटाएंगे तो इसकी जगह आ जाएगा आपका K, तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, F बराबर K Q1 Q2/d²। ये कूलाम के नियम का फॉर्मूला है, जहाँ K एक स्थिरांक यानी कांस्टेंट है जिसका मान दोनों आवेशों Q1 तथा Q2 के मध्य उपस्थित
माध्यम पर निर्भर करता है। इस स्थिरांक k का मान निर्वात में क्या होता है, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट जो होता है हमारा वो निर्वात की विद्युतशीलता होता है। तो निर्वात की विद्युतशीलता का जो मान होता है वो होता है 8854 इंटू 10⁻⁻12 फैरड प्रति मीटर, यानी 8854 इंटू 10⁻⁻12 फैरड प्रति मीटर होता है। ये हमारा कूलाम का नियम था। कैपेसिटर, इसे हिंदी में संधारित्र बोलते हैं। देखेंगे, किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक प्लेटों से निर्मित ऐसी युक्ति जो वैद्युतिक आवेश एकत्रित कर सके संधारित्र कहलाती है, तथा संधारित्र द्वारा विद्युत आवेश को एकत्रित करने की क्षमता धारिता कहलाती है। धारिता फैरड, इसको हम F से डिनोट, सी होता है, ठीक है। धारिता का जो मात्रक होता है फैरड होता है, और फैरड डिनोट करते हैं, और धारिता का जो प्रतीक होता है उसको हम सी से डिनोट करते हैं। अब धारिता निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है C बराबर Q/V। ये धारिता निकालने का सूत्र है C = Q/V, जहाँ C हमारा है धारिता, है आवेश, और V है आपका। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम धारिता निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों के प्रकार। संधारित्रों को उनको कार्य तथा उनमें प्रयोग किए गए अचालक पदार्थ के आधार संधारित्रों को उनके कार्य और प्रयोग के आधार पर हमने दो तरह से उनको वर्गीकृत किया गया है। पहला है के आधार पर, और दूसरा है आपका अचालक के आधार पर। कार्य के आधार पर हमारे तीन तरह से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है मान संधारित्र, दूसरा है आपको संयोजित मान संधारित्र, और तीसरा है परिवर्तनीय मान संधारित्र। कार्य के आधार पर हमारे तीन तरह के होते हैं। जो सेकंड था हमारा अचालक के आधार पर, अचालक के आधार पर हमारे चार तरह के संधारित्र होते हैं। पहला है हमारा टेपर संधारित्र, दूसरा है हमारा माइका संधारित्र, और तीसरा है सेरामिक संधारित्र। डी है हमारा इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र। तो ये चार तरह के जो संधारित्र वो अचालक के आधार पर हैं, और कार्य के आधार पर तीन तरह के होते हैं। ये संधारित्र के टाइप्स है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन, यानी संधारित्रों को हम कितने समूहों में जोड़ सकते हैं। संधारित्रों को निम्न दो क्रम में संयोजित किया जा सकता है। संधारित्रों को हम दो तरीके से सबसे पहला जो है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं, दूसरा है हमारा समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दो तरह से कैपेसिटर की ग्रुपिंग कर सकते हैं। यह है हमारा पहला संयोजन जिसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है। तरीके से करते हैं, किन्हीं भी हम तीन संधारित्रों को लेंगे और उसको इस तरीके से जोड़ेंगे, यानी पहले कैपेसिटर का
पहले कैपेसिटर का दूसरा सिरा दूसरे कैपेसिटर और दूसरे कैपेसिटर का दूसरा सिरा तीसरे कैपेसिटर के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, और तीसरे कैपेसिटर का दूसरा सिरा यानी लास्ट सिरा जो होता है हमारे पॉइंट से, और पहले कैपेसिटर का जो पहला सिरा होता है वो सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। इस तरीके से हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो धारा होती है वो सेम होती है, और वोल्टेज क्या होता है वो डिवाइड हो जाता है यानी बढ़ जाता है, लेकिन धारा हमारी क्या होती है, सेम होती है। तो 3 संधारित्र C1, C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, जिनके सिरों पर विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा, ये हमारा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। इस तरीके से हम इन्हीं को श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। संधारित्रों के श्रेणी क्रम का सूत्र, यानी संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका टोटल कैपेसिटेंस कितना होता है, हम इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। देखेंगे संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूह का टोटल कैपेसिटेंस निकालने का, तो 1/CT = 1/C1 + 1/C2 1/C3 डॉट 1/CN, यानी हम 3 से भी ज़्यादा संधारित्र ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। 2 तरह के संयोजन होते हैं। पहला क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा हमारा क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा दूसरा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम में संयोजित 3 संधारित्र C1, C2 तथा C3 है। संयोजित होने के कारण इनके सिरों पर उत्पन्न विभव सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, परंतु प्रत्येक शाखा में धारा का मान भिन्न भिन्न होगा। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, तो को इस प्रकार जोड़ते हैं कि तीनों संधारित्र का जो पहला टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से, ये माना हमने सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव, तो किन्हीं 3 संधारित्र को लिया है हमने इसमें, तो तीनों संधारित्र टर्मिनल है, इन तीनों को हमने आपस में शॉर्ट करके हमने क्या है, सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़। इसी तरीके से संधारित्र के लास्ट टर्मिनल को शॉर्ट करके हम सप्लाई के नेगेटिव हैं। इस तरीके से हमारा संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन होता है। इसमें धारा क्या होती है, प्रत्येक शाखा में क्या है, बढ़ जाती है। देख सकते हैं जो हमारी धारा बह रही है इसमें अलग और इसमें धारा जो होती है समांतर क्रम संयोजन में, इसमें धारा वोल्टेज क्या होता है, बराबर है, सेम रहता है। समांतर संयोजित लिए कुल धारिता का में हम कुल धारिता को इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। CT = C1 + C2 + C.Cn, ये हमारा समांतर क्रम संयोजन में कुल धारिता निकालने का फॉर्मूला है। ये हमारे 2 तरह के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। इसके बाद कैपेसिटर का हमारा यूज कहाँ कहाँ होता है ये देखेंगे हम। यूजेस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का प्रयोग विभिन्न प्रकार की मोटर, अर्थात मोटर, कूलर की मोटर, फ्रिज की मोटर, ये संधारित्रों का प्रयोग हम जितनी भी हमारी मोटर होती हैं, कूलर की मोटर हो, फ्रिज की मोटर हो, इनमें या फैन की मोटर हो आपके सीलिंग फैन वगैरह की, उसमें हम क्या है कैपेसिटर का यूज करते हैं
और दूसरा हम करते हैं संधारित्र का प्रयोग कुछ आवेशन के लिए डीसी परिपथों में भी किया जाता है, यानी हम डीसी परिपथों में भी कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं।